कर दूँ ना, इरेज कर दूँ, हो गया नोट आपका? अरे जो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके कोर्स में, सबसे मुश्किल चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ओवरहेड की एक कॉन्टिन्यूटी में देखना, अगर आप कहोगे एक दिन देखोगे 2-3 दिन बाद मतलब कॉन्टिन्यूटी रखोगे तो चैप्टर समझ ओवर द हेड चला जाएगा। इसका चैप्टर का नाम ओवरहेड इसलिए भी है, ओवर द हेड चला जाता है। जो बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते, जो साथ साथ कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से नहीं देखते, तो अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ देखना, एक साथ देखना और प्रैक्टिस करना। ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है कॉस्टिंग का, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ओवर द हेड चला जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कॉस्ट शीट का ओवरहेड का मतलब क्या होता है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। तो ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ओवरहेड कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर 3-4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। दूसरा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तीसरा टॉपिक है अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और चौथा टॉपिक करना है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। तो ये 4 टॉपिक है। तो जो ये 4 टॉपिक है, एलोकेशन, अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स और ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स, ये टॉपिक हमें करने हैं कवर्ड। ठीक है, अब इनका धीरे धीरे मतलब बताऊंगा, आपको समझ आएगा। हो गया विशेषता नोट? पहला टॉपिक है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। पहला टॉपिक है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो बेटा एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन मींस मैंने देखो एक कंपनीज में ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कंपनीज में अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। मान लो हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी सी, तो 3 डिपार्टमेंट्स है ए बी सी, तो हर डिपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। तो जिस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसके अंदर ऐड कर देना इज कॉल्ड एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी इंस्टीट्यूट है, हमारा भी इंस्टीट्यूट है, तो मैं बढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग, आश्रम बढ़ा रही है मैथ्स, तो मेरे कॉस्टिंग के कुछ खर्चे हैं, कॉस्टिंग के नोट्स, आश्रम मैम के भी हो सकते हैं कुछ खर्चे हों। ठीक है ना, तो वो जो मेरे खर्चे हैं वो मेरे में ऐड होंगे और जो आश्रम में खर्चे हैं वो उनके अंदर ऐड होंगे। हालांकि इंस्टीट्यूट एक ही है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट, मेरे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनके पास मैथ्स डिपार्टमेंट है, तो वो मैथ्स के खर्चे उनको एलोकेट होंगे जो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली हो रहे हैं, और जो कॉस्टिंग के जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो मेरे लिए हो रहे हैं, तो मेरे में ऐड होंगे। इसी तरह हर कंपनीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो उस डिपार्टमेंट में ऐड कर देना इज कॉल्ड एलोकेशन। तो एलोकेशन मींस adding specific cost to the specific cost center. Adding specific cost to the specific cost center. तो एलोकेशन मींस एडिंग स्पेसिफिक कॉस्ट टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, यानी जिस डिपार्टमेंट खर्चे हैं उस डिपार्टमेंट में ऐड कर देना।
ठीक है, एलोकेशन मीन्स एडिंग स्पेसिफिक कॉस्ट टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, जिस डिपार्टमेंट खर्चे हैं उस डिपार्टमेंट में ऐड कर देना, इज कॉल्ड एलोकेशन। अब आ जाओ अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। इट मीन्स distributing the common cost of the organization, distributing common cost of the organization, it means distributing the common cost of the organization among different departments on some reasonable basis, बेटा ये जो चीज़ें हैं ना अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी कि क्या एलोकेशन होती है, क्या अपॉर्चमेंट होती है। अपॉर्चमेंट का मतलब है कि जो कॉमन कॉस्ट है उसे सभी डिपार्टमेंट बांटना किसी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट कॉमन होती है, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरे लिए नहीं हो रही, आशा मैम के लिए हो रही, पूरे इंस्टीट्यूट के लिए हो रही है। तो हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में और मैथ्स डिपार्टमेंट में कैसे बांटें। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मीटर एक ही है, 2 रूम्स है हमारे, तो दोनों रूमों का इकट्ठा आता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बांटें। तो कॉमन कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटना ऑन सम रीजनल बेसिस इज कॉल्ड अपॉर्चमेंट। एग्जांपल जैसे पावर इज बिजली, उसे किस बेसिस पे बांटेंगे, जो बिजली होती है ना किलोवाट पर आवर्स के बेसिस पे होती है। तो आपने देखा होगा मीटर्स पे भी ना, मीटर्स पे देखना किलोवाट पर आवर्स लिखे होते हैं, तो किलोवाट पर आवर्स के बेसिस पे बांटी जाती है बिजली। ठीक है, रेंट जिस डिपार्टमेंट जितना एरिया यूज कर रहा है उस बेसिस पे। स्टाफ सैलरी, अब जो हरिओम है हमारे यहाँ एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी हम बांट देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब स्टाफ जिस डिपार्टमेंट जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे स्टाफ सैलरी ऑन द बेसिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ऐसे एक रीजनल बेसिस देखा जाएगा और उस बेसिस पे हम बांट देंगे। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर आप देखना हम कैसे बांट रहे हैं, दैट इज अपॉर्चमेंट। जो देखिएगा पेज नंबर निकाल लीजिएगा। हमें पेज नंबर 7 निकालना, एक मिनट, पेज नंबर 8 निकालना बेटा, पेज नंबर 8 मिल गया। पेज नंबर 8 पे लिस्ट 5.1 है। हाँ बेटा पेज नंबर 8 मिला, पेज नंबर 8 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 5.1। पेज नंबर 8 है, इलिस्ट्रेशन 5.1 है। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वो जो ये दिसंबर महीने के ना आपको अकाउंट्स दे रखे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है। एक्स डिपार्टमेंट जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वाई डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जेड डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पी और क्यू। जो एक कंपनी में ना 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपनी में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक कौन सा होता है, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट हमें हेल्प करता है
गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे HR डिपार्टमेंट एक तरह का सर्विस डिपार्टमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक तरह का सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक तरह जहाँ प्रोडक्शन होती है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, और सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया HR डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले क्या करना होता है, हमें एलोकेशन अपॉर्चमेंट इन दोनों में करनी होती है। उसके बाद में जो सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे होते हैं ना, फिर अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देने होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट कौन करेगा, प्रोडक्शन। सर्विस रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बिकेंगे वही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं बेटा एलोकेशन अपॉर्चमेंट। देखिएगा इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, पेज नंबर 8 है, ये लिस्ट 5.1 है। इस क्वेश्चन में देखो 5 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, इस डिपार्टमेंट में 5 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का नाम है X, Y, Z, P, Q, ठीक है। एक यहाँ पे कॉलम लिख रहा हूँ टोटल, और यहाँ लिख रहे हैं बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। यहाँ लिखना बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। यहाँ लिख लेना आइटम, यहाँ लिख लेना एलोकेशन और अपॉर्चमेंट, बस आइटम लिखनी है बस। और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ओवरहेड समरी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बेटा ओवरहेड समरी स्टेटमेंट, ओवरहेड समरी स्टेटमेंट। अगर आप देखो सबसे पहले ना इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखी है, हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया वो दे रखा है। हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया वो दे रखा है आपको। हर डिपार्टमेंट ने कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया वो दे रखा है। तो X ने कितना किया वो बता रखा है 950, Y ने कितना किया 1200, Z ने कितना किया 200, P ने कितना किया 1500, Q ने कितना किया 400। ये मैंने जिस डिपार्टमेंट का था ना, मैंने उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। जिसका जितना था मैंने उस डिपार्टमेंट में ऐड कर दिया। ये क्या कहलाएगा, एलोकेशन। एडिंग द स्पेसिफिक कॉस्ट टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एलोकेशन। जिस डिपार्टमेंट के खर्चे थे ना, मैंने उस डिपार्टमेंट में ऐड कर दिए, इसे बोलेंगे एलोकेशन। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस भी ना हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बता रखे हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितने यूज हुए हैं। ये भी क्या हो जाएगी बेटा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एलोकेशन हो जाएगी। जिस डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट में ऐड कर दो इस एलोकेशन। तो इस इनडायरेक्ट वेजेस की भी हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं। X के हैं 900, Y के हैं 1100, Z के हैं 300, P जो है ना, जो P सर्विस डिपार्टमेंट, जो ये तीनों के आगे लिखा हुआ है प्रोडक्शन है, ये हमारे प्रोडक्शन है। ये जो P और Q है, जो प्रोडक्शन के अलावा जो डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्विस डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन के अलावा होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्विस डिपार्टमेंट। तो X का ये है, Y का ये है, Z का ये है। मेंटेनेंस इसका है 1000, इसका है 650। ये एलोकेशन है बच्चों, ठीक है। इन सब का टोटल आ रहा है 4250, और इन सब का टोटल 4250 है, और ये है 3950। इसे बोलेंगे एलोकेशन। एडिंग द स्पेसिफिक कॉस्ट टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एलोकेशन। अब अगर देखो पावर लाइट डिपार्टमेंट में बटी नहीं हुई, स्पेसिफिक नहीं दे रखी, तो पावर लाइट क्या हुई, कॉमन कॉस्ट हो गई। पावर लाइट क्या हुई, कॉमन कॉस्ट हो गई। पावर लाइट की कॉमन कॉस्ट है 6000। पावर लाइट की कॉमन कॉस्ट है 6000। तो पावर लाइट है 6000, कॉमन कॉस्ट है। ये कॉमन कॉस्ट को ना अलग अलग डिपार्टमेंट से बांटना इज कॉल्ड अपॉर्चमेंट।
ये जो कॉमन कॉस्ट है इसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना इज कॉल्ड अपोर्शमेंट। अपोर्शमेंट का मतलब क्या होता है? अपोर्शमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉमन कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन सम रीजनेबल बेसिस कॉल्ड अपोर्शमेंट। तो पावर लाइट को किस बेसिस पे बांटेंगे? किलोवाट पर आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे। पावर लाइट को किस बेसिस पे बांटेंगे बेटा? किलोवाट पर आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे। नीचे देखो बेसिस दे रखे हैं आपको। तो पावर आपके जो बिजली के मीटर होते हैं वो किलोवाट पर आवर्स में होते हैं। तो आप पावर बांटोगे जिस डिपार्टमेंट जितने किलोवाट पर आवर्स बिजली यूज की उस रेशो में आप बांट दीजिए। तो अपोर्शन रेशो बांटना 40:44:16:15:5 है ना नीचे किलोवाट आवर्स रेशो 4000 4400 1600 1500 500। तो हम इसकी रेशो बना लेंगे। इसकी रेशो हो जाएगी 40 44 16 15 5। इस रेशो में बांट देना। बांटना भाई कितना हो गया? 40 44 16 15 5। 126,000 डिवाइड 120 करो तो पर किलोवाट आ रहा है अभी 50। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 40 2000। रेशो बांटना आता है ना आप सबको कि हमने क्या किया 6000 को इसके टोटल से डिवाइड कर दिया। तो टोटल से डिवाइड करके कितना आ रहा था विशेषता? 50 आ रहा था ना टोटल का, मतलब इन सबका टोटल 120 आ रहा था। 6000 को डिवाइड किया 120 से तो 50 रुपीज 50 आ गया। फिर 50 को 40 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 44 से मल्टीप्लाई करो, फिर 50 को 16 से मल्टीप्लाई करो, फिर 50 को 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सही बात है। हाँ जी सही बांटा है नहीं बांटा हमने? देखना चेक करना टोटल आ रहा है। नहीं मैं सही कहाँ आ रहा है? 6000 बन रहा है इसका टोटल बन गया 6000। ठीक है आगे चलते हैं जी। पावर लाइट के बाद क्या है? पावर लाइट के रेंट एंड रेट्स है। रेंट एंड रेट्स को किस बेसिस बांटोगे आप? एरिया के बेसिस पे। रेंट एंड एरिया जिस डिपार्टमेंट जितना एरिया यूज कर रहा है उस रेशियो में बांट दो। कितना है? 9 12 3 4 2 9 12 3 4 2। तो रेंट एंड रेट्स को नहीं सॉरी गलत हो गया। एरिया तो ये है ना, एरिया नीचे दे रखा है 4000 4000 3000 2001 4:4:3:2:1 में बांट देंगे। 4 4 3 2 1 में बांट देंगे। बांटना बेटा 2800 को। ये हो गया जी 800, ये आ गया 800, ये आ गया 600। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस और एसेट्स। इंश्योरेंस और एसेट किस बेसिस बांटोगे? वैल्यू ऑफ द एसेट के बेसिस के ऊपर। इंश्योरेंस और एसेट किस बेसिस बांटोगे? वैल्यू एसेट के बेसिस पे, क्योंकि जो हम एसेट की इंश्योरेंस कराते हैं उसकी वैल्यू के बेसिस पे कराते हैं। तो वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखे, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट दे रखे 1 लाख 1,20,000 80 60 40। तो रेशियो बना लेते हैं इसकी 10 12 8 6 4। कितना है जो वैल्यू ऑफ द एसेट्स? इंश्योरेंस ऑफ द एसेट है आपका 1000 का। 1000 को बांटो जी, इंश्योरेंस ऑफ द एसेट को बांटो। सर
250, 300, 300, 200, 200, 150, हाँ 100। आगे देखो जी, कहाँ तक पहुँच गया? इंश्योरेंस मैसेज का मील चार्जेस, खाना खाना कौन खाएगा? एम्प्लॉयज़। तो इसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे बांट देना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में। देखो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या क्या है, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ देखो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखो हर डिपार्टमेंट कितने हैं? 9, 12, 3, 4, 2, 9, 12, 3, 4, 2। बट कितना है मील चार्जेस? 3000। 9, 12, 3, 4, 2 में बांट दो। डेप्रिसिएशन बांटेंगे 6% वैल्यू एसेट, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6% वैल्यू एसेट। वो जो वैल्यू ऑफ द एसेट पे लगानी है डेप्रिसिएशन, दिसंबर महीने की है, दिसंबर महीने की है ये स्टेटमेंट, तो एक महीने लगानी है। तो वैल्यू ऑफ द एसेट है 1 लाख, 1 लाख का 6% 6000, वैल्यू एसेट है 6000, 6000 और डिवाइडेड 12 कर दो। करना भी 12 कितना हो गया? 500। सही समझ नहीं आया। बेटा कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट देखो ना, एक्स डिपार्टमेंट में एसेट कितने के हैं? 1 लाख के हैं, डेप्रिसिएशन रेट 6% है, एक महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है, 500 हो जाएगा। तो 1 लाख का एसेट है, डेप्रिसिएशन रेट 6% है, फिर एक महीने के 500। समझ आ गई बेटा डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है? ऐसी वायर डिपार्टमेंट के कितने हैं? 1,20,000 के हैं, डेप्रिसिएशन रेट है 6%, 1/12, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है जी। हाँ जी, अब इन सबको ऐड कर दो, पहले तो इन सबको ऐड कर दो, टोटल निकाल लो। 6300 7400 2800 4500 और 2000। यहाँ समझ आ गया बेटा कि हमने क्या कर दी? एलोकेशन या पोस्टपोन कर दी। आगे चले, हो गया नोट यहाँ तक?
अब बेटा अगला स्टेप होता है रीअपोर्शमेंट। रीअपोर्शमेंट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख देना। रीअपोर्शमेंट, देखो जो मैंने आपको बताया ना, दो डिपार्टमेंट है हमारे, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। अगर हम बात करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट हमें सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक ना मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट अकाउंट्स है, आश्रम मैडम का क्या है, बिजनेस मैथ्स है, लेकिन हमारे पास हमारा पीएन जो है हरिओम, वो हमारा क्या हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो उनकी कॉस्ट भी है वो भी हमें आप लोगों से, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिकवर करनी है। तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही रिकवर करते हैं गुड्स सेल करके। तो इसलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, पोर्शन होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो रीअपोर्शमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट distributing the cost of service department in production department on some reasonable basis. So distributing the cost of service department in production department on some reasonable basis. For example, जैसे आपका HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे प्रोडक्शन कितने, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉयज़ मैनेज कर रहा है उस रेशियो में बांट दिया जाएगा, उसकी कॉस्ट रीअपोर्शन कर दी जाएगी। ऐसे अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जनरली लेबर काम करती है तो उसे डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में बांटा जाता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में बांटा जाता है। ऐसे ही अगर आपका है ये, जैसे इस क्वेश्चन में है, जो हमारा क्वेश्चन है पी का नाम है, पी के सामने देखो, पी के सामने नाम देगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। क्यू के सामने देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है। तो या तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल, अगर वैल्यू डायरेक्ट मटेरियल ना गिवन है तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है, जिस डिपार्टमेंट को जितनी बार मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो एक मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप भेजेगा। तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप्स के बेसिस के ऊपर, तो ये हमारा बेसिस अपोर्शमेंट होता है। हो गया मैडम? देखो मैडम यहाँ पे ना पी और क्यू सर्विस डिपार्टमेंट है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो पी के सामने जो ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल में पी के सामने लिखा होता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और क्यू के सामने देखा था स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो पी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। मैंने अभी भी बताया कि पहले हम एलोकेशन है अपोर्शमेंट करते हैं, ये हमारा एलोकेशन हो गया, अपोर्शमेंट हो गई। अब हमें क्या करनी है, रीअपोर्शमेंट। रीअपोर्शमेंट का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किसमें बांटना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना, इज कॉल्ड रीअपोर्शमेंट। तो हमें ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, पी डिपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, इसको किस रेशियो में बांटना है, एक्स वाई जेड की रेशियो में